अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही हलचल से भरपूर दिन रहा। जैसे कि आज आप सब ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो तो ना हुआ, लेकिन जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो हो गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल अपने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो बात की थी कि मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, आज वाकई वो उस पर पूरा उतरे और ऐसा सरप्राइज़ दिया कि जिससे ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन अभी तक शॉक में है कि उनकी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल बरक्स इमरान खान साहब ने किया। अब ये स्ट्रैटेजी किस हद तक कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बैक करती है, ये अब एक ऐसा सवाल है जिस पर तमाम कानूनी माहिरीन सर जोड़े बैठे हैं। जाहिर है कि हुकूमती साइड से जो कानूनी माहिरीन हैं, वकला हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को जैसे मशवरा दिया उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया, क्योंकि उनको यकीन था कि जो ज़मीर फरोशी की बातें की जा रही थी और जो सिंध हाउस वाला सारा एपिसोड था और इमरान खान साहब के कुछ अरकान मुनहरिफ भी हो चुके थे, तो जाहिर है कि इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा था कि ऑपोजिशन की नंबर गेम तगड़ी है। इसके बावजूद कल तक हम अपने इस प्रोग्राम में बैठकर यही बात कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस हवाले से इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सो उनके कॉन्फिडेंस की वजह आज हमें पता चली जब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और जिन्हें वज़ारत कानून का भी कलमदान थमाया गया था, फवाद चौधरी साहब, जो कि असम्बली और कैबिनेट तहलील होने से पहले तक वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलाआत थे, उन्होंने आज जब सेशन शुरू हुआ तो वो गए, उन्होंने पहली स्पीच की और बहुत ही मुख्तसर स्पीच की। लिटरली 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपनी सारी गुफ्तगू कंक्लूड कर दी, जिसमें उन्होंने उसी ख़त का हवाला दिया जिसका इमरान खान साहब ने अपने 27 मार्च 2022 के जलसे में भी जिक्र किया था कि ये बहुत बड़ी फॉरेन कंस्पिरेसी है जो हमें डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है कि जी इस हुकूमत को हटाया जाए और फलां को लाया जाए, और हम एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हैं, हम किसी की डिक्टेशन इस हवाले से कबूल नहीं करेंगे, कहना था इमरान खान साहब का। जिन खतूत पर फिर फवाद चौधरी साहब ने भी आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि ये जो आलमी सतह पर साजिश की गई है इमरान खान साहब को जानबूझकर हटाने की, इस हवाले से भी हम चाहते हैं कि ज़रा इसकी आप छानबीन करें, इसको देखें कि क्या मामला है। तो उस पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम खान सूरी साहब ने अपनी रूलिंग दे दी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एक गैर मुल्की साजिश है, लिहाजा वो सारी स्टेटमेंट आज आपने सुनी होगी, 12 टीवी स्क्रीन पर चलती रही। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ तक तो कहानी का एक एपिसोड था जो हम सब ने देखा। उसके बाद बहुत ही दिलचस्प मरहला शुरू हुआ जिसमें हमने देखा कि ऑपोजिशन जमातों ने तैयारी शुरू कर दी कि हम अब एक पिटिशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हम इसको चैलेंज करेंगे। और आपने देखा कि अयाज सादिक साहब को भी उन्होंने फिर स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया और वो सारा सिलसिला आज आप सब ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा। सो एज वी स्पीक नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जो कि 5 जजेस पर मुश्तमिल है। वो इस मामले को देखेंगे और जो कल पिछले स्केड्यूल के मुताबिक आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो रेफरेंस था उस पर समाअत होनी थी, वो मौखर हो गई है और अब यही लार्जर बेंच उसको भी देखेगा। ये जाहिर है कि कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा अब ये भौचाल आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आप इसको कह सकते हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी हो गए हैं। तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें, उसके मुताबिक अपना किरदार अदा करें, ये कहना था मोअज़्ज़ज़ अदालत का। तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी हो गए हैं। स्पीकर की जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की मैं रूलिंग बता रही हूँ आपको, वो मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि हमें ख़ास हद तक ही पार्लियामान की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बात कर सकते हैं। सो ये तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी हो गए हैं और असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर ज़ाहिर है कि जजेस ने नोटिस लेने का फैसला भी किया है। अब जाहिर है कूल डाउन कर दिया है तमाम साइड्स को अदालत ने भी, और कल तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों तरफ से जो भी शिकस्त खाएगा वो सड़कों पर निकल आएगा,
जो कल हमारे प्रोग्राम में बात भी हो रही थी, इमरान खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को तैयार कर रखा था। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस दिलचस्प तरीके से अब ये सारी सूरत हाल कानूनी फुटबॉल ग्राउंड में जा चुकी है कि सियासी पार्टियों के पास अब एहतजाज करने के लिए और अवाम को सड़कों पर लाने के लिए फ़िलहाल कोई बात नहीं जिस पर वो लाएं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर हैदर, पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। ज़मीर साहब, अब जबकि सारी सूरत हाल कानूनी बहस पे चली गई है, तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? माजी में भी हमने देखा कि कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, सो उस तनाजुर में आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? दोनों साइड्स बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। देखिए, बात यह है कि दोनों साइडें यकीनन, क्योंकि अब मामला आला अदलिया के सामने है और आला अदलिया ने ही फैसला करना है कि इसको चीज़ों को किस तरह लेके चलेंगे। पिटीशंस भी आई और उसके साथ फिर आज खुद नोटिस भी हो गया और अब ये सब कुछ क्लब होकर जो है वो आपके सामने आएगा और कल दोपहर 1 बजे से दोबारा इस पर समाअत होगी और अब वो जो 3 रुकनी बेंच था अब वो 5 रुकनी बेंच हो जाएगा। तो और फिर अब दिलचस्प बात यह है कि मैं देख रहा था कि नॉर्मली ऐसे हालात में हुकूमत जाती होती है, जो हमने पहले हिस्ट्री में देखा कि जिनकी हुकूमतें जाती रहीं, उस वक्त 58(2) भी मौजूद था, लेकिन अब 18वीं तरमीम के बाद अब 58(2) भी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब 58 है ही है जिसके तहत आज प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को। तो आज हमने पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत अपनी हुकूमत को खुद डिसॉल्व करती है, नेशनल असेंबली को खुद डिसॉल्व करती है और उसके बाद वो बहुत शादियाने भी बजाती है, मतलब बहुत खुशी का जो है एक्सप्रेशन भी आता है। और दूसरी जानिब हमने देखा कि अपोजिशन, जिनके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, बल्कि सबके लिए ही था, और हमारी इतलात तो ये हैं कि शायद पीटीआई के अंदर भी चंद गिने चुने लोगों को ये मालूम था कि क्या होने जा रहा है और उस वजह से जितना बड़ा ये सरप्राइज था और जितना बड़ा ये सरप्राइज शॉक की हालत में अपोजिशन को मिला, वो हम सब ने देख लिया कि ये क्या हुआ है। और फिर फुटेजेस भी हमने देखी और उसके बाद फिर सारे दिन की हमने कार्रवाई भी देखी और फिर अब मामला अब अदालत में। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल था कि जी इतवार को अदालतें नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हुकूमत साइड बड़ी कंफर्टेबल थी, खुश थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज जो मुझे लग रही है मलिहा के, क्योंकि ये एक्शन सारा हुकूमत ने लिया है, हुकूमत ने किया है, कार्रवाई सारी हुकूमत की है, रूलिंग जो है वो स्पीकर ने दी है, बिल्कुल उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर सदर ने हुकूमत, तो जो ये इन्होंने जो प्लान की थी, इसका मतलब है कि उन्होंने इस सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयारी भी की हुई है और सबसे बड़ी तैयारी उन्होंने यकीनन लीगल फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए की होगी, क्योंकि प्रोग्राम में कल भी कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जुमेरात के अपने जो खिताब के बाद इलेक्शन कैंपेन के मोड में जा चुके हैं। तो बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़मीर साहब, मैं आपकी तरफ एक सियासी सवाल भी लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा हमें पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून जनाब अहमद पंसौटा साहब ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ये जो सारी आज डिस्कशन चल रही है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल कानूनी फ्रंट पर डेवलप हो चुकी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मामला चला गया है, आप किस डगर पर चीजों को जाते हुए देख रहे हैं? बात यह है जी कि मैं तो बहुत देर से इस चीज का जो इजहार है वो कर रहा हूँ, नॉट ओनली मंथ्स, ईयर्स से, कि पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो इवेंचुअली अब सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में आके डिसाइड होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा, जो कि एक इंतहाई गैर मुनासिब बात है किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कि उसके मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन जब आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन प्लेस हो। इसी तरह चूंकि अब क्राइसिस जो है वो पोलिटिकल इन नेचर था, दो आपस में बहसें चल रही थी, 63A के ऊपर आपके सामने एक बड़ी लंबी बहस चली, उसके बाद 63A बहुत पीछे रह गया और अब ये मामला आ गया जिसमें वजीर आजम साहब ने कल रात के बाद आपने देखा है कि आज आके जो भी असेंबली में हुआ है। अब इसमें लॉ ये है, जो मैं आपने जब बुलाया था एक दफा आपके प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था इसका, कि स्पीकर रूलिंग जो है उसको एक क्रेडेंस एसोसिएटेड है। स्पीकर की रूलिंग ऐसे ही है कि अगर वो रूलिंग आ गई है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब एग्जांपल ये है, आर्टिकल 69 उसमें बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को भी और स्पीकर रूलिंग के ऊपर भी जजमेंट्स क्लियर है। ऑफ कोर्स जजमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर वो कोई गैर आईनी
या इलीगल काम करता है तो वो चैलेंज भी हो सकती है, बट उसको भी डिटर्मिन सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मतलब वो मैंने, आपने, इमरान खान ने या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली गई है। आई एम वेरी होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि बंदयाल साहब जो है वो बहुत ही इंतहाई जबरदस्त हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो इसमें इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे। उसका एक बड़ा क्लियर एविडेंस ये है कि एक दिन पहले इसी इशू के ऊपर पिटीशन फाइल की गई, जो ऑफिस की तरफ से ही रिजेक्ट कर दी गई। मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पिटीशन भी आज शायद ऑफिस ही रिजेक्ट कर दे और ये कहे कि जी ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लेकिन चूंकि इसकी वो हाइप ज्यादा दी गई, इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, हमारी सुप्रीम कोर्ट बाहर भी गई, जिसके रोल पर भी मैं कहना चाहूंगा कि उनका ये काम नहीं है कि वो इस इशू को टेकअप करें और इस तरह के इशूज में पार्टी बने। वो एक इंतहाई मोतबर अदारा है और उसका काम है कि पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आना, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के हिमायती बनना। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। मैं दोपहर में भी जब मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि आज छुट्टी वाले दिन अमला बुलाकर इसको करेंगे, जाहिर है ये ऑपोजिशन को भी इससे काफ़ी तसल्ली हुई होगी कि भाई हमारी बात फौरी तौर पर एंटरटेन की जा रही है। अदरवाइज़ एक शिकायत होती उनको भी कि लगता है सारे ही हुकूमत के साथ मिल गए हैं। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया और अब उन्होंने इस इशू को टेकअप भी किया है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है जो आपने उठाया और हम दोपहर में यही बात कर रहे थे कि हुकूमत भी यही इस्तेदा करती हुई गई थी, यही नुक्ता लेकर गई थी कि आप फैसला करें, ये फॉरेन कंस्पिरेसी के तहत ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको पार्लियामेंट में ले जाएं। सो अब क्या फैसला आता है ये आगे चल के हम देखते हैं जो लार्जर बेंच इस पर क्या अपनी राय देता है। पंसोटा साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि आज मैं पार्लियामान में मौजूद थी, मेरी मरियम औरंगजेब साहिबा से भी मुलाकात हुई, दीगर अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात हुई, बल्कि मोहसिन शाहनवाज राजा साहब जो खुद भी लॉयर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, नून लीग से उनका ताल्लुक है। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो गई है और हम इसको ख़त्म करा लेंगे बहुत आसानी से। तो ये उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत हम ये मुतालबा करते हैं। तो आपकी इस हवाले से क्या कानूनी राय? पहली तो बात ये जी कि चूंकि वो एक पार्टी है, उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने केस के मुताबिक। लेकिन जो मुझे एतराज है पाकिस्तान की सियासत से वो ये है कि जब हमारे हक में कोई आईनी प्रोविजन होती है तो हम वबाके दोहल उसका ऐलान करते हैं। वही प्रोविजन जब हमारे खिलाफ हो आप हम उसकी उल्टी तरफ चले जाते हैं। आइन किसी के घर की लौंडी नहीं है कि उसको पीटीआई या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। आइन एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस जो है वो आर्टिकल 227 और 31 है कि तमाम चीजें कुरान और सुन्ना के ऐन मुताबिक हैं। अब अगली बात मैं यहाँ ये करने लगा हूँ कि अगर हमें इतना ही शौक है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से सारा कुछ करवाना है तो फिर मेरी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये होगी कि सबसे पहले 63A का फैसला करें और हमें ये बताएं कि ये क्या तशरीह है कि जिन लोगों ने जाके दूसरी तरफ वोट दिया है वो आईनी इक़दाम है। क्योंकि अगर उसका जवाब हाँ में है तो फिर ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स आगे गलत हो जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि 63A को पेंडिंग कर दें, उसको जरा हम आराम से देखेंगे। लेकिन आप हमें आज में संडे वाले दिन ही जवाब दें कि जनाब ये जो अमल हुआ है स्पीकर की रूलिंग का, इसका क्या मतलब है। ये बड़ा गहरा ही है, ये तो नहीं हो सकता। वो हमारी अंग्रेजी में कहते होते हैं, बल्कि लीगल मिसाल है कि यू कांट ब्रीथ हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। तो प्रॉब्लम मेरी ये है कि अगर आपने सारा कुछ अपना सुप्रीम कोर्ट से करवाना, पहली तो बात है कोई भी अच्छी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्टों में जाके अपने फैसले नहीं करवाती, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट आके ये कहे कि आप जाके इसको वापस पार्लियामेंट में ले जाएं। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि शायद स्पीकर की रूलिंग को सस्टेन रखा जाए, और अगर सस्टेन नहीं भी रखा जाता तो मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा जो कि मुनासिब नहीं है। अगर जुडिशरी के खिलाफ तकरीर नहीं की जा सकती पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो इन सब चीजों को रखने का एक मकसद है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंशा है, हर इदारा उसके मातहत है। अब अगर आप उसी इदारे की जो तकारीर हैं या उसी इदारे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, यू स्टार्ट कॉलिंग देम इनटू क्वेश्चन, वहां तो फिर हर चीज क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल सही। अच्छा पंसोटा साहब, ये जरा स्पेसिफिकली बता दीजिएगा कि जो नून लीग के कुछ रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत है जो आज हुई है असेंबली में, ये एक बता दें कि हाँ या ना में जवाब प्रिसाइजली, और ज़रा आर्टिकल 6 के हवाले से हमें तफसीलन समझा दें कि ये अभी हमजा शहबाज साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी ये ख्याल है, बहुत से अपोजिशन लीडर्स का ख्याल है कि इमरान खान साहब पर, वज़ीर कानून फवाद चौधरी पर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, इन सब पर इसका इतलाक होता है आर्टिकल 6 का। तो क्या इन पर होता है या नहीं, और ये किन लोगों पर होता है आर्टिकल 6, क्योंकि इसका बड़ा चर्चा होता है। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि मैं आर्टिकल 6 पे अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 6 इज हाई ट्रीजन। जब आप सब्जुगेट उसको करें,
उसको एब्रिगेट करें, उसको यू होल्ड इट इन अबेंस। आपने आइन को मुअत्तल नहीं किया। आज किसी भी कार्रवाई में आइन मुअत्तल नहीं हुआ, आइन की एक मुख्तलिफ तशरीह हुई है, और तशरीह करना स्पीकर का हक है। अजहर सदीक केस है 2012 का। तो जस्ट बिकॉज फैसला आपके मुताबिक नहीं आया तो आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाए। अगर इस एनालॉजी से आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो फिर हमारी आधी से ज्यादा ऑपोजिशन अंदर होगी इस वक्त, अगर हम आज हमजा शहबाज साहब के मुताबिक ही आर्टिकल 6 लगा दें। कहने का मकसद ये है कि जो आइन को इंटरप्रेट किया स्पीकर ने, उस इंटरप्रिटेशन के बाद उसने एक रूलिंग दी, आपको वो रूलिंग चैलेंज करनी है, आपने कर दी। अब उस पर पता लग जाएगा कि वो रूलिंग ठीक है या नहीं ठीक। इसमें ये कहना कि गद्दारी है, मेरा ख्याल ये बड़ी ओवर स्टेटमेंट है। सेकेंडली, आपने आर्टिकल 5 का तज़किरा किया था। आर्टिकल 5(1) ये कहता है कि लॉयल्टी है हर सिटीजन की टू द स्टेट। अब अगर तो ये फैसला हो जाता है कि ऑपोजिशन ने ये काम किसी साजिश के तहत किया है, फिर तो ये आर्टिकल 6 से भी बड़ा ऑफेंस है। लेकिन अगर साजिश साबित नहीं होती तो उससे पहले आप चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस पहले हो जाए। आप, मैं क्विकली सिर्फ आपको एक वन लाइन में चीज बताना चाहता हूं। आप कहते हैं 63 है छोड़ दें, सीधा इस पे आ जाएं। इसकी बारी अब आती है तो फिर आप साथ ही कहते हैं नहीं नहीं, इसमें भी आप साजिश को छोड़ दें, सीधा प्रोसेस पे आ जाए। यू कांट पिक एंड चूज, यू हैव टू फॉलो द कोर्स, और आपने एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा पंसोटा साहब, अभी ज़मीर हैदर साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो अहमद पंसोटा साहब हमें बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े आसान तरीके से आम फहम अंदाज में समझा रहे हैं कि जो कानूनी बहस आप हर टेलीविजन चैनल पर होती देख रहे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा वो लोग बात कर रहे हैं जिनको सबसे कम मालूम है। लिहाजा हमने सोचा कि आइन और कानून पे बात करने के लिए कानूनी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। सो कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद अहमद पंसोटा साहब से हम कुछ और भी लीगल नुक्ते समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ज़रा पॉलिटिकल डिबेट होती है, ड्राइंग रूम में बैठकर घर घर में हो रही है, तो आप भी ज़रा पंसोटा साहब के पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी डिबेट में। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो चुकी है इस वक्त। जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अब गेंद कानूनी फुटबॉल ग्राउंड में जा गिरा है, और अब देखना यह है कि किस करवट ऊंट बैठता है। ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट थी अपनी नंबर गेम के हवाले से। आज सुबह अदम एतमाद शुरू होने से पहले, आज जब ये पार्लियामेंट में इकट्ठे हो रहे थे तमाम पार्लिमानी लीडर्स, तो उस वक्त सुबह जब मेरी कुछ ऑपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकात हुई तो वो इंतहाई कॉन्फिडेंट था। उनका कहना था कि बस कुछ मिनट्स की देर है कि अब हम हुकूमत में होंगे और इमरान खान ऑपोजिशन में होंगे। जबकि मुझे हुकूमती जो MNAs थे, मिनिस्टर्स थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। और फिर ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने सेशन का जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज 1 से 1.5 मिनट की अपनी तकरीर की, जिसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम जानते हैं कि मुस्तरद कर दी डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने ये तहरीक अदम एतमाद, ये कहते हुए कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और वो सारा मामला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब शाइक उस्मानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उस्मानी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, कैसे आप इस सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि ये ऑपोजिशन का कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है जो आज असेंबली में हुआ, जबकि फवाद चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम आइन के आर्टिकल 5 के तहत ये तकाजा किया और ये बिल्कुल आइनी खतूत पर पूरी उतरती हुई कार्रवाई है। आपकी क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर? देखिए, जहाँ तक कि आइन का ताल्लुक है, ये जो नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग होती है, इसके रूल्स बहुत सख्त हैं। अच्छा। और ये आर्टिकल 95 में पूरी तरह से बयान किए गए हैं। ठीक है। और उसमें ज़रूरत यह है कि वो आर्टिकल 95 के तहत ज़रूरत यह है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक दफ़ा इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस वोटिंग लाजमी है, और वही उसका इख्तिताम है। उसके अलावा और कोई इख्तिताम नहीं है। वोटिंग होनी चाहिए। अगर वोटिंग में लोग ये कहते हैं, पार्लियामेंट के अक्सरियत ये कहती है कि ये गलत है, तो ठीक है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत कहती है कि वो सही है, तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर जो है उसका ऑफिस खत्म हो जाता है। अच्छा, ये साफ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इन्होंने ये जो किया है, हुकूमत ने जो किया है, वो ये किया है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को बंद करा दिया। और इस वजह से बंद करा दिया कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत चूंकि सिक्योरिटी हर एक इंसान
हर एक जो इंसान है और सिटीजन है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी उसके लिए लाजमी है। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पर साजिश हुई है तो इस वजह से हम इसको बर्खास्त करते हैं। तो अब इसका तो कोई जवाब पैदा होता ही नहीं है। अच्छा, कैसे स्पीकर को ये पता चल गया कि ये हो गया? बिल्कुल ठीक। अच्छा उस्मानी साहब, यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा। आर्टिकल 63A के हवाले से भी बहुत बहस चल रही थी और जब हुकूमत गई है ये मामला लेकर अभी वेरी रिसेंटली अदालत के पास कि इसमें रहनुमाई कीजिए, हमें फॉरेन कंस्पिरेसी की स्मेल आ रही है इसमें से, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत का इस हवाले से ये फैसला था कि इसको पार्लियामान में ले जाइए, ये पार्लियामान में आप इस सारे मसले को हल कीजिए। सो आज जब अपोजिशन इसको लेकर गई है तो वो क्या बिल्कुल एक सा मामला है या मुख्तलिफ है? और जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस हवाले से देखेगा तो वो किन चीज़ों को मलूज़े खातिर रख के फैसला करेगा? देखिए, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो एक रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 164 जो कि प्रेसिडेंट हमेशा पेश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास किसी खास आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन के लिए। अच्छा, वो उसमें इसमें कोई मुआवजा नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि वो ये अब सुप्रीम कोर्ट में जो लेके गए हैं अभी ऑपोजिशन वाले इस चीज़ को, वो ये कह रहे हैं कि जी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 95 के तहत आपको नो कॉन्फिडेंस वोटिंग लाजमी है। वो उन्होंने करवाई नहीं, उसको बंद करवा दिया। तो अब उसकी वजह से वो एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, इसके लिए वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर उसके बेसिस पर जो वज़ीर आज़म साहब ने बाद में उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दी कि सुप्रीम कोर्ट की जी असेंबली को बर्खास्त कर दें, तहलील कर दें। तो ये तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी है, असेंबली में फाइल हुई है, तो वो तो इस आर्टिकल 95 के तहत कर ही नहीं सकते वो। अच्छा ये तो बताइएगा, बहुत सी गलती हैं जो आइन के खिलाफ वर्जी हुई है, इस वजह से ये अच्छा शाइख उस्मानी साहब ये थोड़ा सा वजाहत फरमाइएगा कि ये जो अभी एलामिया आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एक इस पर कंसेंसस बिल्ड हो गया सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का कि ये फॉरेन कंस्पिरेसी ही थी और उनका कहना था कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पर अनवारंटेड रिमार्क्स हैं जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इसका बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वगैरह वगैरह। ये उसकी पूरी जिस्ट थी और जिस पे जाहिर है कि उस रेलिवेंट मुल्क के फॉरेन ऑफिस तक भी ये पैगाम पहुंच गया। सो क्या उस चीज़ के तनाजुर में ये चीज़ स्ट्रेंथन होती है, ये नैरेटिव के वाकई फॉरेन कंस्पिरेसी थी? आपको बहैसियत कानूनदान, आप माहिर कानून भी हैं, आपको लगता है कि फॉरेन कंस्पिरेसी वाली बात में सदाकत है? देखिए, ये मैंने देखी नहीं है जो आप जो बात कर रही हैं, इसका मुझे पता नहीं था। लेकिन अगर फर्स्ट किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा, पहले तो नहीं कहा था, अब अगर कहा हो तो कहा हो, लेकिन पहले तो उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा भी है तो ये एक अलग चीज़ है जिसके लिए कि अलग कार्रवाई हो सकती है उन अशखास के खिलाफ जिन्होंने कि इसमें हिस्सा लिया। अच्छा। लेकिन जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग का, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसका नो कॉन्फिडेंस वोटिंग एक अलग चीज़ है और अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है न हुई है वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें दोनों को मुआवजा करना तो बिल्कुल ठीक। तो सर ये काइंडली वजाहत कीजिएगा कि ये जिनका कहा जा रहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन है पीटीआई के, कल को किसी भी जमात के हो सकते हैं और हमने माजी में भी देखा कि इसी तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाया करते थे, लेकिन वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुआ करती थी। इस बार जो हम देख रहे हैं सिंध हाउस वाला सारा एपिसोड हुआ और जो हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं। वजीर इमरान खान साहब का कहना था कि 20 से 25 अरब रुपए इस तरह से तो कोई भी बैरूनी ताकत लगाए और कोई सी भी पाकिस्तानी हुकूमत टॉपल कर दे, वो मेरी हो किसी की भी हो, तो एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं, ये कहना था उनका। आपको इस हवाले से क्या लगता है कि क्या जिस पार्टी के साथ आप मुंसलिक हों, उनके नाम पर वोट लेकर आए हों और फिर उसी रजीम के दौरान उसी रजीम के खिलाफ वोट करना, ये आइन इसकी इजाज़त देता है? नहीं, देखिए, आइन में जो प्रोविजन है आर्टिकल 63 की वो बड़ी क्लियर है जी। वो ये है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का जी, अगर वो अपनी पार्टी की जो डायरेक्शंस है उसके खिलाफ कोई वोटिंग करता है जी, तो उस सूरत में उसके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया जा सकता है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे डिसाइड करता है उसको डी-सीट करने के लिए, और उसके खिलाफ फिर उस शख्स को अपील करने का भी हक मौजूद है। तो ये तो इस तरह से डील करना, उससे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से मजाक करना है मेरे ख्याल में। इसकी अगर इस तरह होने लगे तो फिर तो हर दूसरे दिन इस किस्म की चीजें होंगी और फिर हमारा मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। और वैसे जरा आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन इंटरवेंशन वाली चीज़ें अब हैं, जैसे माजी में तो बहुत होती थी, भुट्टो साहब की बहुत लोगों ने मुमासलत जोड़ी इमरान खान साहब से, कि जैसे भुट्टो साहब ने पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बनाने में ज़ाहिर उनका बड़ा कलीदी किरदार था, उन्होंने स्टैंड लिया OIC के हवाले से, वही पैटर्न लोग कहते हैं कि फॉलो हुआ है। सो आपको कोई लगता है, कोई स्मेल आ रही है आपको कि कोई चल रहा है कि इमरान खान साहब से ये जो नाराज़गी है, जिसकी बातें चल रही हैं कि फॉरेन पावर्स, ग्लोबल पावर्स कुछ नाराज हैं, आपको इसमें सदाकत लग रही है? देखिए, पॉइंट ये है कि दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इस किस्म की चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन आप उसको बेसिस बनाएं और इस ये कि किसी अपनी पाकिस्तान में किसी हुकूमत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, और उसकी वजह से आप सारी चीज़ें डिस्टर्ब करें और उसको प्रूव करना कितना मुश्किल काम है कि फॉरेन इंटरफेरेंस में इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ तक अभी तक किसी ने ये कोई सबूत तो दिया नहीं कि भाई इन्वॉल्वमेंट का कोई ख़ास सबूत है, कहाँ इन्वॉल्वमेंट है ऑपोजिशन के लीडर्स की, अभी तक तो कोई मेरे सामने तो कोई चीज़ नहीं आई। तो इस तरह से कहना, इस तरह से तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं हमेशा कि ये गद्दार है, ये है, वो है। ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये होती रहती है। तो इस तरह से अगर आप हुकूमतों को बर्खास्त करें। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल शाइक उस्मानी साहब, आखिरी सवाल आपसे बस करना चाहूंगी कि आर्टिकल 6 की बड़ी दिलचस्प डिबेट पिछले सेगमेंट में भी हम कर रहे थे बात, कि आर्टिकल 6 का बहुत कन्वीनियंटली हर सियासतदान दूसरे सियासतदान को कह देता है पाकिस्तान में कि जी आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो ये ज़रा आप माहिर कानून है, ज़रा ये हमें समझा दीजिए कि आर्टिकल 6 का इतलाक किन लोगों पर होता है? देखिए, आर्टिकल 6 में बड़ी क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करता है और उसको सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो उस सूरत में उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगती है। और ये आर्टिकल मसलन मुशर्रफ के खिलाफ, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ये आर्टिकल 6 लगी थी, उसका अभी तक फैसला तो हुआ नहीं है, वो तो आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ, लेकिन फैसला उसका हुआ नहीं। तो आर्टिकल 6 के लिए फिर आपको वो प्रूफ साबित करने पड़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई इंसान कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी या कोई आदमी कोई ऐसी हरकत करता है जो कि कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, और वो इस तरह इतनी खिलाफ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट हो जाता है, तो उस सूरत में फिर आप आर्टिकल 6 के तहत जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और सर, ये जो करप्शन करते हैं लोग किसी भी सियासी जमात के हों, ये तो फिर उन पे भी लागू नहीं होना चाहिए कि वो भी कानून और आइन के खिलाफ एक हरकत कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं, वो करप्शन तो एक अलग चीज है। अच्छा, करप्शन तो एक सारी सोसाइटीज में होती है करप्शन, तो उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की बात है यहाँ पे, तो सबवर्ट करने का प्रूफ होना चाहिए कि सबवर्ट किया गया। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, नुक्ता नज़र जाना। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर एक और गेस्ट के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर अहमद पंसोटा साहब, जो कि पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून हैं। पहले सेगमेंट में उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स रेज किए जो कि जाहिर है कि हर पाकिस्तानी के जहन में उभर रहे हैं, और इमरान खान ने और कुछ किया है या नहीं किया, कम अज़ कम पूरी कौम को सियासी डिस्कशंस पे ज़रूर लगा दिया है कि बच्चा आज पॉलिटिक्स डिस्कस करता है, भले वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करें, इमरान खान से इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, लेकिन पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। अच्छा पंसोटा साहब, वैसे तो आप माहिर कानून है और आपसे मैं भी कुछ कानूनी सवालात एक तो करूंगी, लेकिन उसके बाद आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं ज़रा आपसे एक सियासी सवाल भी पूछूंगी, जो आप बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न इस सारी कानूनी कार्रवाई से क्या समझ रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये बताइए कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती
और इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहते और जैसे प्लान था अपोजिशन का कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, फजलुर रहमान साहब सदर होंगे वगैरह वगैरह, तो जो शहबाज शरीफ साहब पर करप्शन केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, जो 16 अरब रुपए की करप्शन, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की हम बात करते हैं जिसमें मकसूद चपड़ासी का भी जिक्र आता है, तो उन सारे केसेस का फिर क्या होता? क्या इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक बात थी कि नैब को और ये करप्शन केसेस वगैरह जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाते? मुमकिन था? नहीं हो सकती जी, ऑफ कोर्स जी, खत्म तो नहीं हो सकते थे, बट ऑफ कोर्स जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन जो है उसका होना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान साहब पे हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस था, लेकिन उनके पूरे टेन्योर में उसमें एक भी हियरिंग नहीं हुई और ना उनको बुलाया गया, ना सही तरह उसको प्रोसिक्यूट किया गया। तो ये तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का एक इफेक्ट आता है, लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से ये एक्सपेक्ट करना कि वो ये काम नहीं करेंगे, वो तो फिर मतलब उसका कहने का ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो इंडिपेंडेंट है और चलना था, बट ऑफ कोर्स फर्क आ जाता है। स्टेट मशीनरी आपके पास होती है, स्टेट फंक्शनिंग आपके पास होती है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों से इम्यूनिटी होती है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली फर्क तो आता है जी। इट इज नॉट दैट इजी कि अच्छा, क्योंकि हुकूमत काफी इल्जाम लगा रही थी ऑपोजिशन पर इस हवाले से कि आते साथ पहला काम ये करेंगे कि नैब खत्म करेंगे और केसेस खत्म करेंगे, और एहसन इकबाल साहब ने खुद भी परसों ट्वीट की कि हम जब आएंगे तो हम इस टेन्योर में 3.5 पौने 4 साल में जितनी भी पोस्टिंग्स और ये सब कुछ हुआ है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हम उन सबको देखेंगे और रोल बैक भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से मेरे जहन में सवाल था। अच्छा, जी एक चीज जिसकी तरफ कोई जिसका ध्यान नहीं जा रहा और वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है और लीगल भी है, वो ये है कि जो शौक था बहुत वजीर आजम लगने का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि जब कल को इलेक्शंस होने थे तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने अपने स्तरों में इन लोगों को नहीं बनाने थे। अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो मशावरत तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से करनी थी, और उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में पता नहीं इमरान खान साहब होते ना होते क्या होता। तो वो तो फिर वो वाली जो पंजाबी का शेर है कि सुंजियां हो जान गलियां तो फिर मिर्जा यार फिरे, कि वो तो फिर आपकी अपनी ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और हर चीज आनी थी। एक्चुअल जो नुकसान हुआ है ऑपोजिशन को वो हुआ है कि अपना पैराफर्नेलिया, अपनी मशीनरी, आपको मैं ये बड़े वसूख से बात कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसने फोनों पे राब्ते करने शुरू कर दिए थे कि सर जी बताएं आप असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ लगे, क्या करें। तो आपको पता है ये पाकिस्तान के हालात तो हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा लॉस इनको वो हुआ है। सेकेंडली 6-7 महीने 8 महीने बहुत होते हैं दोबारा मशीनरी के थ्रू गवर्नमेंट में रेलेवेंट होने के। वो आपको पता है हमारी ऑपोजिशन मास्टर है इस काम की, तो ऑफकोर्स वो रेलेवेंट तो उन्हें हो जाना था। तो खान साहब का जो ये है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बाद में इसकी सुप्रीम कोर्ट ही अब तशरीह करेगी, हमारे पास में तो नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकली एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक जिस तरह लोग इसको कह रहे हैं कि उन्होंने हर बंदे को, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं, राय पाता है कि वो लोग बैठ के इसकी बात कर रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आई डोंट नो इफ दैट्स द करेक्ट वर्ड टू यूज, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया है जो कि एक स्पीकर की अपनी इख्तरा है, अपनी इंटरप्रिटेशन के बाद बन गया है, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स अब कौन उसको कैश ऑन करता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्शन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, अगला इलेक्शन, क्योंकि पीटीआई हुकूमत का ये ख्याल था, इमरान खान साहब बहुत इस हवाले से पैशनेट थे कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस किस्म की कर दी हैं कि अब शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकें, जिसको ऑपोजिशन रद्द करके कहती है कि आप ये शफाफ इंतखाबात का नहीं सोच रहे, आपने यकीनन इस मशीन में कोई हैकिंग सिस्टम बना लिए जिससे आपने हमें हराना है और ख़ुद जीतना है। तो ये डिबेट तो एक तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट के हवाले से भी इमरान खान चाहते थे, जाहिर है उनके बहुत से पाकिस्तानी, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मैंने आज तक शायद ही कोई ऐसा देखा हो जो इमरान खान का सपोर्टर ना हो। तो ये भी हो सकता है कि उनकी एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव हो कि वो सारे मेरे सपोर्टर्स हैं तो उनका भी वोटिंग राइट अगर उनको मिल जाता है तो वो मेरे हक में वोट करेंगे, जिसको अपोजिशन ने बहुत वेहेमेंटली अपोज किया। तो ये इस हवाले से बताइए कि मुझे खबर मिली है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस हवाले से काम शाम नहीं किया गया। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल इस पोजीशन में है कि अगर अगले 3 महीने में इलेक्शन इलेक्टोरल जो है कॉलेज जो है वो इलेक्शन वोटिंग से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सॉरी करवाया जाए तो वो हो सके पॉसिबल, बिकॉज उन्होंने तो उसको अपोज किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और बेशक वो रीजन जो मर्जी है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ कि अंडर आर्टिकल 218 आपकी ड्यूटी है टू कंडक्ट द इलेक्शन इन फ्री एंड पॉसिबल मैनर, इन व्हाटएवर फ्री पॉसिबल मैनर इट कैन डू, जो कि लोगों की उमंगों को रिफ्लेक्ट करे। अब एक इलेक्टोरल वोटिंग मशीन अगर वो जेन्युइन है तो उनसे ज्यादा कौन इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है कि किसने कहाँ वोट डाला है।
So I think उनको they must make an effort, वरना तो आपको पता है हम तो अभी तक फॉर्म 45 और उन चीजों से बाहर नहीं आ सके कि जी भूसा भरा हुआ था उसमें तो ये भरा हुआ था तो 4 हल्के खोले, और ये हमारा मुल्क जो है इट मस्ट प्रोग्रेस एंड इट मस्ट गो टू दैट लेवल where people can start actually stop questioning the votes. हम तो अभी तक उन कागजों से बाहर नहीं आए, स्याही अच्छी है स्याही बुरी है, इन चीजों के ऊपर लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इट इज हाई टाइम कि वो इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करें। ये चाहे पीटीआई को बेनिफिट करता है किसको नहीं करता, मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान को करता है। अगर हम एज लॉयर्स अपने इलेक्शन उनके थ्रू करा सकते हैं और करवाते हैं तो ये सब क्यों नहीं करवा सकते। हमारा हर साल इलेक्शन उस टाइम पर होता है और हमारी, मैं इस पर दाद दूंगा वकला को कि वो हमेशा इसको करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी करवाना चाहिए एंड लेट्स सी कि हाउ फार दे आर सक्सेसफुल इन गेटिंग दैट डन। अच्छा पंसवाड़ा साहब, आज आपने देखा कि लाहौर में जो कुछ हुआ, पंजाब असेंबली में बिल्कुल ही वो 7 मिनट का सेशन हुआ और बिल्कुल उसके बाद फौरन बाद यानी शुरू होने से पहले ही बर्खास्त हो गया। 7 मिनट में क्या ही आपका सेशन हुआ होगा। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रही है पंजाब में भी चीज? मेरा ख्याल है जी पंजाब हुकूमत जो है ना वो आज के नेशनल असेंबली के सेशन के बाद बहुत सारे लोग अकल के नाखून लेंगे। मैं इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ विदाउट फेवरिंग एनीबडी एक चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जब आप अपनी वफादारियां आइन के जिसे कहते हैं अगेंस्ट जाके बेचते हैं तो इससे बड़ा मेरे नजदीक गुनाह कोई नहीं है। मैं इस गुनाह को, आईनी गुनाह को बाकी तमाम आईनी प्रोविजन से ऊपर समझता हूँ। आपका मेंबर नेशनल असेंबली जो भी बिक रहा है वो ये सोच समझ के बिके कि वो 2.5-3 लाख जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को सबको बेच रहा है। मेरे नजदीक इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। सो अगर पंजाब असेंबली में कोई इस तरह का करने का सोचेगा भी तो आज वो ये समझ ले कि जो खान साहब ने अगर वहां मास्टर स्ट्रोक खोला है तो नीचे भी खान साहब के पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी। तो ये लोग, इनको मैं आपको जाते जाते बात बताता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने हल्के में ये चीज हो रही है कि ये लोग इनको हल्कों में माफ नहीं करेंगे बिकॉज पीपल आर वेरी एजुकेटेड नाउ। हर आदमी के पास फेसबुक है, सोशल मीडिया है। जिसको ये पता लगता है कि मेरे हल्के के एमएनए ने अपना जमीर बेचा है, वो बंदा फिर कहता है कि जी कम वट में मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव चेंज है जिसको मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता है कि मेरा एमएनए जो है वो इलेक्ट मेरे वोट पे हो और जाके सौदा कहीं और कर ले। बिल्कुल ठीक हो गया अहमद पंसवाड़ा साहब। मेरे जहन में और भी 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सवालात थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम। बहुत अच्छा लगा आपकी जो हमने तज्जिया भी सुना, और जो मज़े की बात थी नाज़रीन वो ये कि हमें पंसवाड़ा साहब से, और पहले शाइख उस्मानी साहब भी थे पिछले सेगमेंट में, तो हमें कुछ कानूनी नुक्ते समझने में मदद मिली। और इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा हो जो इलेक्ट होके अवाम के वोट की ताकत से जब पार्लियामान में जाता है तो कम अज कम अवाम की इतनी एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि ये हमारे कंसर्न्स को रेज करेगा, पार्लियामान में जाके हमारे वोट की तौकीर को बहाल रखेगा और वोट को इज्जत दो जो है ये हर पाकिस्तानी सिटीजन का जाहिर है कि एक जमहूरी हक भी है और नारा भी है, और इसकी हिफाजत करना हर एमएनए एमपीए पर लागू भी होता है, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर उनका फ़र्ज़ भी है। सो आज के लिए इतना ही बड़ा हैपनिंग पॉलिटिकल दिन था। इंशाल्लाह आपसे जुमे के रोज़ रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।